आज की इस ऑनलाइन कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं कक्षा 11वीं की पाठ्य पुस्तक बितान भाग 1 में संकलित और लेखक और संगीतज्ञ श्री कुमार गंधर्व द्वारा रचित जो पाठ है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, उस पाठ का बच्चों हम अध्ययन करने जा रहे हैं। बच्चों, इस पाठ के माध्यम से लेखक श्री कुमार गंधर्व जी ने स्वर कोकिला, भारत की जो स्वर कोकिला के नाम से जो विख्यात है लता मंगेशकर जी, उनके व्यक्तित्व के बारे में और उनकी जो काबिलियत है और उनकी जो शख्सियत है उसके बारे में बहुत रोचक वर्णन किया है। बच्चों, जो लेखक इस पाठ के माध्यम से शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत के बीच में तुलना करता है और दोनों के बीच जो लोग फ़र्क महसूस करते हैं उस फ़र्क का जो आधार क्या होना चाहिए उसके बारे में बात करता है। बच्चों, जो शास्त्रीय संगीत है, शास्त्रीय संगीत जो है वो बहुत ज़्यादा गहन अभ्यास के पश्चात जो संगीतज्ञ है उसमें प्रवीणता प्राप्त करते हैं। इस छवि के माध्यम से मैंने आपको कुछ ऐसे वाद्य यंत्रों का के बारे में दिखाया है जो बहुत पुराने समय में इस्तेमाल किए जाते थे। बच्चों, हम बात करें लेखक श्री कुमार गंधर्व जी के बारे में। लेखक कुमार गंधर्व जी का जो जन्म है वो 1924 में हुआ था और उनकी जो मृत्यु है वो सन 1992 में 1992 में हुई थी। बच्चों, हम बात करें इनके जीवन के बारे में। कुमार गंधर्व जी भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में जाना पहचाना नाम है। ये शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में इन्होंने बहुत लोकप्रियता हासिल की है। इनका जन्म सन 1924 ईस्वी में कर्नाटक राज्य में बेलगाम जिले के सुलेभावी में हुआ था। इनका मूल नाम शिवपुत्र शाड़ीदारमैया कामकली है। ये बचपन से ही संगीत के प्रति समर्पित हो गए थे। मात्र 10 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने गायकी की जो पहली मंचीय प्रस्तुति है, स्टेज परफॉर्मेंस, इन्होंने मात्र 10 वर्ष की उम्र में ही दी थी। तो बच्चों, आप इनकी काबिलियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मात्र 10 वर्ष की उम्र में एक अबोध बालक मंच पर परफॉर्मेंस दे रहा है शास्त्रीय संगीत की। तो आप लगा सकते हैं कि ये कितने कुशल संगीतज्ञ थे। बच्चों, ये जो कुमार गंधर्व जी हैं इन्होंने जो लता मंगेशकर जी के व्यक्तित्व के बारे में और संगीत, चूँकि खुद एक संगीतज्ञ थे इसलिए जो संगीत के बारे में जो गहरी समझ है उसके आधार पर लता मंगेशकर जी के व्यक्तित्व का उन्होंने इसमें इस पाठ के माध्यम से वर्णन किया है। बच्चों, इस छवि में आपको दिखाई पड़ रहा है कि ये लता मंगेशकर जी के साथ में दिखाई पड़ रहे हैं। बच्चों, जो लता मंगेशकर जी हैं, आपको जैसा पता है शुरुआत में चित्रपट संगीत में एक समूह गायिका के रूप में आई थी। धीरे धीरे इन्होंने अपनी जो काबिलियत के दम पर इतनी जो प्रसिद्धि हासिल की कि आज ये भारत की स्वर कोकिला के नाम से मशहूर हैं। बच्चों, लेखक कहते हैं कि जो इनके संगीत की मुख्य विशेषता मालवा लोक धुनों और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सुंदर सामंजस्य है। किनका? कुमार गंधर्व जी का। इन्होंने मालवा जो क्षेत्र है, मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है, उसमें जो लोकगीत हैं, लोक धुनें, उनको इन्होंने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के साथ में इन्होंने कोऑर्डिनेट किया है, सामंजस्य किया है, जिसका अद्भुत नमूना कबीर के पदों का उनके द्वारा गायन है। इन्होंने कबीर के पदों का बहुत शास्त्रीय संगीत के जो रागों के आधार पर और मालवा की लोक धुनों के सम्मिश्रण के साथ में इन्होंने गायन किया है। इन्होंने लोगों में रचे बसे लुप्त प्राय पदों का संग्रह कर और उन्हें स्वरों में बांधकर इन्हें अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी है। ऐसे गीत, ऐसे पद जो लोगों के दिलों में बसे हुए हैं लेकिन उनको अधिक पहचान नहीं मिली थी, उन पदों को भी इन्होंने अपनी गायकी प्रदान की है। इनकी संगीत साधना को देखते हुए इन्हें कालिदास सम्मान और पद्म विभूषण सहित बहुत से सम्मानों से अलंकृत किया गया है। जैसा बताया आपको, इनका देहावसान सन 1992 ईस्वी में हुआ था। बच्चों, हम बात करें जो मालवा क्षेत्र है, ये मध्य प्रदेश का जो इलाका कुछ उसमें आता है। इसके अलावा जो पंजाब का थोड़ा पार्ट है वो भी उसके अंदर इस जो क्षेत्र में सम्मिलित होता है। बच्चों, हम बात करें इस पाठ के बारे में कि पाठ में लेखक हमको क्या बताने का प्रयास कर रहा है।
इस पाठ में लेखक ने स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर की गायकी पर बेबाक टिप्पणी की है। बेबाक, बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना किसी लाग लपेट के। अगर उनकी कमियां हैं तो कमियों को दर्शाया है, अच्छाइयां हैं तो अच्छाइयों का वर्णन किया है। यह पाठ मूल रूप से हिंदी में लिखा गया है। यह रचना भाषा की सांगीतिक धरोहर है, संगीत की हेरिटेज है। यह शास्त्रीय संगीत और फिल्मी संगीत को एक धरातल पर रखने का साहस है। इन्होंने शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत के बारे में इन्होंने वर्णन किया है। यह ऐसी परख है, जांच है, जो न शास्त्रीय है और न सुगम है, यह बस संगीत है। लता मंगेशकर के गानपन, गाने की जो खासियत है, क्वालिटी है, गुणवत्ता है, के बहाने लेखक ने शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत के संबंधों पर भी अपनी राय, अपने विचार प्रकट किए हैं। बच्चों, लेखक कहते हैं कि चित्रपट संगीत और शास्त्रीय संगीत की तुलना नहीं की जा सकती है, क्योंकि इनका क्षेत्र बिल्कुल अलग अलग है। बच्चों, हम बात कर रहे हैं इस पाठ में जो स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी के बारे में। लेखक कहते हैं कि अब लेखक जो अपने पाठ में जिस प्रकार शुरू से वर्णन करते हैं, हम 10 स्लाइडों के माध्यम से इस पाठ का विकास करेंगे। हम बताने का प्रयास करेंगे कि लेखक ने किस प्रकार जो इसलिए इस पाठ में लता मंगेशकर जी का और उनसे जुड़ी जो विशेषताएं उनका वर्णन उन्होंने किया है। सबसे पहले लेखक बताता है कि एक बार बहुत समय पहले वह बीमार था और उस समय एक दिन उसे रेडियो पर, आकाशवाणी पर अद्वितीय स्वर सुनाई दिया। यह स्वर उसके अंतर्मन को छू गया, मन को दिल की गहराई तक उतर गया। गाना समाप्त होने पर गायिका का नाम घोषित किया गया। आकाशवाणी पर पहले इस तरह के गानों के बाद गायिका का नाम घोषित किया जाता था। नाम सुनकर वह हैरान रह गया। उसे लगा कि नाम आया लता मंगेशकर। उसे लगा कि यह जो लता मंगेशकर है, प्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर, चूँकि उनकी बेटी है, कि अजब गायकी ही उनकी बेटी की आवाज़ में प्रकट हुई है। चूँकि दीनानाथ मंगेशकर स्वयं एक बहुत बड़े प्रसिद्ध गायक थे और उनकी बेटी के अंदर भी वही जो गुणवत्ता थी वो लेखक को दिखाई और सुनाई पड़ती है। यह शायद बरसात फिल्म, जो राज कपूर की फिल्म थी, राज कपूर नरगिस दत्त की, उससे पहले का गाना था। लता के पहले प्रसिद्ध गायिका नूरजहां का चित्रपट संगीत में अपना जमाना था, परंतु जब लता मंगेशकर ने चित्रपट संगीत में प्रवेश किया तो उन्होंने नूरजहां को बहुत पीछे छोड़ दिया। ऐसे अवसर बहुत कम मिलते हैं कि जब कोई नया गायक पुराने प्रसिद्ध गायक को अपनी ख्याति के माध्यम से बहुत पीछे छोड़ देता है। बच्चों, हम बात करें इसमें, ये जो छवि है ये नूरजहां जो गायिका थी उनकी है। इनके गाने बहुत प्रसिद्ध थे उस समय, लेकिन लता मंगेशकर के आने के बाद इनकी जो प्रसिद्धि है वो धीरे धीरे कम होती चली गई और लता मंगेशकर की प्रसिद्धि बढ़ती चली गई। बच्चों, ये जो चित्र है ये इनके पिता दीनानाथ मंगेशकर जी का है, जो स्वयं बहुत बड़े गायक थे। बच्चों, हम बात करें आगे, लेखक आगे कहता है कि लेखक का मानना है कि लता मंगेशकर के बराबर या उसके जो क्षमता की समानता करने वाली गायिका कोई नहीं हुई है। लता ने चित्रपट संगीत बोलते हैं फिल्म संगीत को लोकप्रिय बनाया। लोगों का शास्त्रीय संगीत की ओर देखने का नजरिया बदला। पहले लोग शास्त्रीय संगीत को नीरस मानते थे, लेकिन गायिका जो लता मंगेशकर ने अपनी गायकी के माध्यम से चित्रपट संगीत में भी शास्त्रीय संगीत की धुनों का बहुत इतनी कुशलता और प्रभावपूर्ण प्रयोग किया कि लोगों को उसको देखने का नजरिया ही बदल गया। आज बच्चों के गाने का स्वर बदल गया है। आज जो बच्चे हैं वो सुर में गुनगुनाते हैं। क्यों? क्योंकि वो आखिर सीखे कहाँ से? हम जो संगीतज्ञों को या जो गायकों को सुनते हैं, सुनने के बाद हमारे मन मस्तिष्क पे जो प्रभाव होता है वही उसे हम गुनगुनाते हैं। तो लता की गायकी ने बच्चों पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव छोड़ा। यह सब लेखक का मानना है कि यह सब लता मंगेशकर के कारण ही हुआ। चित्रपट संगीत के विविध प्रकारों को आम आदमी समझने लगा तथा गुनगुनाने लगा है। लता ने नई पीढ़ी के संगीत को संस्कारित किया है, उनमें नए संस्कार उत्पन्न किए हैं और आम आदमी में संगीत विषयक अभिरुचि पैदा करने में योगदान दिया है। संगीत के प्रति एप्टीट्यूड पैदा की है, लगाव पैदा किया है। आम श्रोता शास्त्रीय गायन और लता के गायन में से अगर उनको कुछ चुनना पड़े तो लता की जो ध्वनि मुद्रिका है, स्वर लिपि है, उसको सुनना पसंद करता है,
क्योंकि शास्त्रीय संगीत के गायक जो राग इतने पक्के होते हैं कि वो आम श्रोता के जो समझ में नहीं आते हैं, लेकिन लता की जो गायकी है वो श्रोताओं के दिलों की गहराई में उतरती चली जाती है। तो बच्चों, जो लेखक का मानना है कि लता मंगेशकर ने लोगों के में संगीत के संस्कार उत्पन्न किए हैं और लोगों को शास्त्रीय संगीत के प्रति देखने का उनका जो नज़रिया है उसमें भी उन्होंने बदलाव लाया है। बच्चों, हम बात करें ये बरसात फिल्म का ये जो पोस्टर है, इसमें राज कपूर और नरगिस दत्त जी आपको दिखाई पड़ रहे हैं। इस फिल्म के गाने बहुत फेमस हुए थे, ठीक है। और इसके बाद बच्चों, ये लता मंगेशकर जी हैं, इनका ये बचपन का चित्र है और ये धीरे धीरे इनके इस प्रकार इनके जो शख्सियत में परिवर्तन आता रहा और अंततः आज इस प्रकार की दिखाई पड़ती हैं। बच्चों, बरसात फिल्म के जो गाने, शायद मुझे याद आ रहा है, प्यार हुआ इकरार हुआ, इस प्यार से क्यों डरता है दिल, ठीक है। तो ये गाने बहुत प्रसिद्ध बहुत गाने थे और लता मंगेशकर जी ने इस फिल्म के माध्यम से अपने जो गाने इस फिल्म में गाए उनको इस फिल्म से बहुत प्रसिद्धि प्राप्त हुई। इसके बाद इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेखक बच्चों आगे कहता है कि आम आदमी जो है, आम आदमी सिर्फ संगीत को महसूस करता है। अगर उस संगीत में क्वालिटी है, गुणवत्ता है और उसके मन को अच्छा लगता है तो वो संगीत वो पसंद करने लगता है। आम आदमी को राग के प्रकार, ताल आदि से कोई मतलब नहीं होता, उसे केवल मस्त कर देने वाली मिठास चाहिए। जिस प्रकार मनुष्य में मनुष्यता आवश्यक है, मनुष्यता होने पर ही उसको मनुष्य कहते हैं, उसी प्रकार गाने में गानपन आवश्यक है। गानपन मतलब उसमें मस्त कर देने की, श्रोताओं को भाव विभोर करने की जो गुणवत्ता उसके अंदर होनी चाहिए। लता के गायन में वह गानपन लेखक के अनुसार 100% 100% मौजूद है। लेकिन जो श्रोता है उसके गायन को सुनकर के मस्त हो जाते हैं। लता के गायन की एक और विशेषता है स्वरों की निर्मलता। शायद इस सुर में जो इनके जो स्वरों की निर्मलता उनके स्वर में कैसे आई कि जीवन के प्रति उनका जो दृष्टिकोण है, लेखक का मानना है कि जीवन को देखने के प्रति जो उनका नज़रिया है, शायद उस नज़रिए के कारण ही उनके स्वरों में इतनी निर्मलता आई थी। नूरजहां के जो गाने हैं उनमें मादकता थी, एक उत्तान था, एक एक्साइटमेंट थी। लेकिन लता के स्वरों में कोमलता और मुग्धता है, लोगों को आकर्षित करने की क्षमता है। यह अलग बात है कि संगीत निर्देशकों ने उनकी इस कला का भरपूर उपयोग नहीं किया है। लेखक का मानना है कि जो लता मंगेशकर को जो गाने दिए हैं वो ज़्यादातर हाई पिच के दिए हैं, चीखने पुकारने वाले जो गाने दिए हैं। अगर उनको म्यूजिक डायरेक्टर और अच्छे गाने उनको देते, लेखक का मानना है कि जो संगीत म्यूजिक जो डायरेक्टर्स हैं उन्होंने लता मंगेशकर की पूरी प्रतिभा का अच्छा इस्तेमाल नहीं किया है। शायद हमको, अगर वो ऐसा करते तो शायद हमको लता जी की और जो गायकी है उनकी और खासियत हमको देखने को मिलती। बच्चों, लेखक आगे कहता है कि लता के जो गायकी में नाद में उच्चार है। नाद में मतलब जो उसकी गायकी को सुनकर के हमारे अंदर एक शब्द ध्वनि उत्पन्न होती है। उनके गीत के किन्हीं दो शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप द्वारा, आलाप मतलब उस जो स्वर को लंबा खींचना, तो जब दो शब्दों के बीच में जो आलाप के माध्यम से जो भेद है वो जो सुंदर रीति से भरा रहता है, कहीं उनमें आपको अलगाव नजर नहीं आता। दोनों शब्द एक दूसरे में मिले हुए विलीन होते प्रतीत होते हैं, कहीं अलगाव नजर नहीं आता है। ऐसा करना बड़ा दुष्कर होता है। ये सांसों का इतना जो कोऑर्डिनेशन है स्थापित करना बड़ा मुश्किल कार्य होता है। लेखक का मानना, क्योंकि लेखक स्वयं भी एक संगीतज्ञ हैं, तो उनका मानना है कि ऐसा करना एक गायक के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि दोनों शब्द एक जैसे मिलते हुए प्रतीत हों, कहीं गैप ना आए। किंतु लता की गायकी में ये एक सहज रूप में प्राप्त हो जाता है। लेखक का मानना है कि लता के करुणरस के गाने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, ये लेखक का निजी मत है। उसने मुग्ध श्रृंगार की अभिव्यक्त करने वाले जो मध्य या द्रुतलय के गाने अच्छे तरीके से गाए। बच्चों, लेखक का कहना है कि जो लय है वो 3 प्रकार की होती है, एक विलंबित लय, एक मध्य और एक द्रुत। जो मध्य है लय है वो विलंबित लय से दुगनी स्पीड में होती है और जो द्रुत लय है वो मध्य लय से लगभग दुगनी स्पीड में होती है। तो कहते हैं कि लेखक का मानना है कि लेखक ने जो करुण रस के जो लता ने जो मंगेशकर जी ने जो करुण रस के गाने हैं वो ज़्यादा अच्छे नहीं गाए हैं। उसने जो श्रृंगार के रोमांटिक जो गाने हैं वो ज़्यादा अच्छे तरीके से गाए और उनकी जो गायकी में जो उनकी लय है वो मध्य और द्रुत लय है,
वो विलंबित लय है उनकी गायकी में दिखाई नहीं पड़ती है। लेखक का मानना है कि पहली कमी तो लेखक ने बताई कि उन्होंने करुण रस के गाने अच्छे ढंग से नहीं गाए, और दूसरी कमी लेखक बताता है कि उन्होंने अधिकांश गाने हैं वो ऊंची पट्टी में गाए, हाई पिच में गाए, चीखने पुकारने वाले गाए। पता नहीं, लेखक का मानना है, पता नहीं इसमें लता जी का कितना दोष है। शायद लता का दोष है या फिर जो म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने उनसे गाने गवाए उनका दोष है। अधिकतर संगीत डायरेक्टर जो हैं, संगीत निर्देशक हैं, उन्होंने उनसे ऊंचे स्वर में ही गवाया है, उनको शायद लो पिच के गाने कम दिए हैं। बच्चों इस लेखक का जो मानना है, लेकिन लेखक के चूँकि निजी विचार हैं। जो आपने इनका गाया हुआ एक गाना सुना होगा, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी। ये इस गाने में देशभक्ति की भावना है और करुण रस भी है। कहते हैं इस गाने को सुन करके जो हमारे देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री है जवाहरलाल नेहरू जी के आँखों में भी आंसू आ गए थे। बच्चों इस चित्र के माध्यम से आपको दिखाई पड़ रहा है कि लता मंगेशकर जी एक पब्लिक गैदरिंग में गाना गा रही हैं। वही गाना है ए मेरे वतन के लोगों, और इनके पीछे खड़े हुए जो तत्कालीन प्रधानमंत्री है जवाहरलाल नेहरू जी, वो बहुत भावुक हो जाते हैं। तो लेखक का ये स्वयं का जो विचार है कि जो लता मंगेशकर जी ने करुण रस के गाने अच्छे से नहीं गाए हैं, ये इससे जो आम लोग हैं शायद उससे जो उस बात को स्वीकार ना करें। लेखक आगे कहता है कि शास्त्रीय संगीत में लता का क्या स्थान है। ऐसे प्रश्न अगर पूछे जाते हैं लेखक से, तो लेखक का मानना है कि शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में तुलना करना निरर्थक है, प्रयोजनहीन है, क्योंकि ये तुलना हो ही नहीं सकती। शास्त्रीय संगीत में चूंकि जो गंभीरता है वो स्थायी भाव होता है, जबकि चित्रपट संगीत और फिल्मी संगीत में उसमें तेज लय, जिसको जल्द लय बोलते हैं, या चपलता बहुत प्रमुख होती है। जो फिल्मी संगीत है उसका ताल प्राथमिक अवस्था का होता है, इनिशियल स्टेज का होता है, और शास्त्रीय संगीत में जो ताल है ये रिफॉर्म टाइप का होता है, परिष्कृत शैली का होता है। फिल्मी संगीत में आधे तालों और अलग व आसान लय का प्रयोग होता है। सुलभता और लोच, फ्लेक्सिबिलिटी उसकी प्रमुखता जो लोच उसकी प्रमुखता होती है। जबकि जो फिल्मी संगीत है उसमें गायकों को शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी अवश्य होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो शास्त्रीय संगीत की तुलना हम उससे फिल्मी संगीत से करें। जो शास्त्रीय संगीत का ज्ञान एक फिल्मी संगीत जो गायक उनको होना चाहिए, और लेखक का मानना है कि लता मंगेशकर जी को ये ज्ञान है वो भरपूर मात्रा में उनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। बच्चों लेखक आगे कहते हैं कि लता के गाने जो हैं वो 3-3.5 मिनट के जो गाने होते हैं वो 3-3.5 घंटे की जो शास्त्रीय महफिल है उसका कलात्मक और आनंदक मूल्य एक जैसे होते हैं। अर्थात जो आनंद किसी शास्त्रीय संगीत की जो सभा है उसमें 3-3.5 घंटे में उस सभा को सुनने से प्राप्त होता है, उसी के समान आनंद लता मंगेशकर उनके 3-3.5 मिनट के गाने को सुनकर के प्राप्त हो जाता है। उनके गाने एक कलाकृति के समान है, एक आर्टिस्टिक जो कृति है, रचना है, उसके समान है। उनके गानों में स्वर, लय और शब्दार्थ तीनों की जो त्रिवेणी है, इनका संगम है वो होता है। उनके स्वर अच्छे होते हैं, लय अच्छी होती है, उनका शब्दार्थ भी और भी प्रभावशाली होता है। गाने की सारी मिठास, सारी ताकत उसकी रंजकता पर आधारित होती है। रंजकता मतलब मनोरंजन करने की क्षमता पर आधारित होती है, और रंजकता का संबंध रसिक को आनंद करने की सामर्थ्य से है कि उस गाने के अंदर लोगों का मनोरंजन करने की कितनी क्षमता है। जो अंतर एक अस्थि पंजर, एक स्केलेटन और तैल चित्र में, ऑयल पेंटिंग में, कि आप दोनों में अंतर स्पष्ट करते हैं। एक सामने कोई स्केलेटन रखा हो और एक उसी व्यक्ति का एक ऑयल पेंटिंग हो, वही जो अंतर है शास्त्रीय गायन और स्वरों की सुसंगत अभिव्यक्ति में है। कि शास्त्रीय गायन तभी प्रभावशाली होता है यदि उनकी जो अभिव्यक्ति है वो एक अच्छे जो कोऑर्डिनेट और सूटेबल स्वरों के अंतर्गत की जाए। बच्चों लेखक आगे कहते हैं इसके अंदर कि बच्चों इन छवियों के माध्यम से मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया है कि ये जो गायक हैं ये फिल्मी गायक हैं, जगजीत सिंह हैं, AR रहमान हैं, ये वाली जो चित्र में है ये शास्त्रीय जो संगीतकार हैं, गायक हैं, उनके छवि चित्र हैं। ये आशा भोसले जी हैं, लता मंगेशकर जी की बहन, ये किशोर कुमार जी हैं,
ये उषा उत्थप जी हैं, ठीक है, ये इस प्रकार ये इला अरुण हैं, ये शोभा हैं, ठीक है। तो जबकि यहाँ पे पंडित जसराज हैं और क्या नाम से इसमें और भी जो बिरजू महाराज हैं, तो ये शास्त्रीय जो संगीतकार गायक हैं उनके छवि चित्र हैं, और ये फिल्मी संगीतकारों के फिल्मी और गायकों के छवि चित्र हैं। बच्चों, लेखक आगे कहने का प्रयास कहता है कि जो लता का जो स्थान है संगीत के क्षेत्र में, वो एक अव्वल दर्जे के खानदानी गायक, जो घराने के गायक होते हैं जो पहले हुआ करते थे, उनके समान ही है, उनसे कम नहीं है। किसी ने पूछा था लेखक से, क्या लता शास्त्रीय गायकों की 3 घंटे की महफिल जमा सकती है, क्या वो ऐसा कर सकती हैं? तो लेखक उनसे पूछता है, उसी से प्रश्न करता है कि क्या कोई प्रथम श्रेणी का शास्त्रीय गायक 3 मिनट में चित्रपट का गाना इतनी कुशलता और रसोत्कटता से गा सकेगा? क्या उसमें इतना प्रभाव, इतना आनंद उत्पन्न कर सकेगा? शायद नहीं। तो दोनों क्षेत्र बिल्कुल अलग अलग हैं। शास्त्रीय जो गायक और संगीतकार वो अपने क्षेत्र में प्रवीण होते हैं, जबकि लता मंगेशकर अपने क्षेत्र में प्रवीण हैं। खानदानी जो गवैये हैं शास्त्रीय संगीत के, उन्होंने चित्रपट संगीत पर लोगों के कान बिगाड़ देने का आरोप लगाया है कि इन्होंने क्या किया, चित्रपट संगीत ने लोगों की अभिरुचि को बदल दिया है, उनके कानों के जो टेस्ट को खराब कर दिया है। लेकिन लेखक का मानना है कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़े नहीं हैं, बल्कि सुधारे हैं। उन्होंने लोगों के हृदय में संगीत के प्रति अभिरुचि उत्पन्न की है। अब ये बात अलग है कि जिसको जैसा गाना पसंद आएगा वो ऐसा ही गाना सुनना पसंद करेगा। यदि किसी को शास्त्रीय किस्म का संगीत पसंद है तो वैसा सुनेगा। लेकिन जो शास्त्रीय संगीतकार हैं वो ऐसा मानते हैं कि फिल्मी संगीत ने इस संगीत के क्षेत्र को बिगाड़ दिया है। लेखक कहता है कि हमारे शास्त्रीय गायक आत्मसंतुष्ट प्रवृत्ति के हैं, सेल्फ सेटिस्फाइड होते हैं। संगीत के क्षेत्र में इन्होंने हुकुमशाही स्थापित की है। वो अपने सामने जो शास्त्रीय संगीत के जो गायक संगीतकार हैं, अपने सामने जो चित्रपट संगीत के गायक और संगीतकार हैं उनको हे या तुच्छ समझते हैं। वो अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं। शास्त्र शुद्धता के कर्म कांड को भी अपनी आवश्यकता से अधिक महत्व देते हैं कि ये चीज़ शास्त्र के अनुसार शुद्ध होनी चाहिए। जबकि जो फिल्मी संगीत के लोग हैं, जो फिल्मी संगीत है लोगों को अभिजात्य संगीत से परिचित करवा रहा है, जो उच्च लेवल का संगीत है उससे उनको परिचित करवा रहा है। लोगों को शास्त्र शुद्ध और नीरस गाना पसंद नहीं होता। ऐसा नहीं है कि गाना शास्त्र से शुद्ध हो लेकिन नीरस हो, उसमें कोई मज़ा नहीं आए, बल्कि लोगों को ऐसा गाना पसंद होता है जो सुरीला होता है और भावपूर्ण होना चाहिए, लोगों को पसंद आना चाहिए। यह काम किसने किया है? फिल्मी संगीत ने किया है। चित्रपट संगीत समाज की संगीत विषयक अभिरुचि में प्रभावशाली मोड़ लाया है। लोगों की अभिरुचि में परिवर्तन हुआ है, लोग संगीत को सुनना पसंद करते हैं। लेकिन ये जो मोड़ है ये सिर्फ और सिर्फ जो चित्रपट संगीत है उसने संगीत को घर घर में पहुंचाया है, और उन्होंने ही जो लोगों की हृदय में संगीत के प्रति अभिरुचि उत्पन्न की है। बच्चों, अब ये जो हैं ये पंडित जसराज जी हैं, और ये जो छवि चित्र हैं ये शास्त्रीय संगीत के प्रकांड विद्वान हैं या विदुषी हैं, उनके छवि चित्र हैं और इनके ये इस्तेमाल में लाए जाने वाले वाद्य यंत्र हैं। बच्चों, अब लेखक आगे कहता है कि चित्रपट संगीत में लचकदारी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, रिजिडनेस नहीं होती है। वो लकीर के फ़कीर नहीं होते या शास्त्रों की शुद्धता पर इतना जोर नहीं देते जो कि शास्त्रीय संगीत वाले देते हैं। उस संगीत की मान्यताएं, मर्यादाएं, झंझटें और सिस्टम जो हैं आदि निराली होता है, निराला है। किसका? फिल्मी संगीत का। यहाँ नव निर्माण की गुंजाइश है, नया निर्माण होता है, फ्यूजन होता है, तरह तरह के जो लोक धुनों को अन्य धुनों के साथ में मिक्स किया जाता है। इनमें शास्त्रीय रागदारी भी है के अलावा राजस्थान, पंजाब, बंगाल आदि के लोकगीतों का इसमें भरपूर प्रयोग किया जाता है और कई बार इनका सम्मिश्रण भी किया जाता है। संगीत का क्षेत्र बहुत विशाल है, विस्तृत है, और ऐसा नहीं कि सब कुछ जो लोकगीत हैं, लोक धुन हैं, सभी का इस्तेमाल हो चुका है। निरंतर हमारे फिल्मी संगीतकार हैं, इनकी खोज कर रहे हैं। संगीत का निरंतर विकास कर विभिन्न प्रदेशों के गीतों को चित्रपट संगीत के माध्यम से आम लोगों के बीच ला रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि जल्दी हमारे सामने और भी हमको सुरीले और ऐसे गीत और संगीत सुनाई पड़ेंगे जो किसी प्रदेश की भूमि में अभी भी गाए जाते हैं, लेकिन उनका इतना प्रचार और प्रसार नहीं हो पाया है। ऐसे चित्रपट संगीत की अनविषिक्त अर्थात बेताज साम्राज्ञी लता मंगेशकर जी हैं। उनकी लोकप्रियता अन्य पार्श्व गायक प्लेबैक सिंगर
जो पर्दे के पीछे रह गाते हैं और उस पर पर्दे के सामने कोई और एक्टर उस पर एक्टिंग करता है। तो जो और प्लेबैक सिंगर हैं और गायिका हैं उनसे भी इनकी जो प्रसिद्धि है, लोकप्रियता है, बहुत अधिक है। उनकी लोकप्रियता का स्थान अबाधित है, उसमें कहीं कोई बाधा नहीं है और अचल है, जो अभी तक बिल्कुल बना हुआ है, स्थिर है। उनके गा उसके लता जी के गानों से लोग पागल हो उठते हैं, मस्त हो उठते हैं। आधी शताब्दी तक लोगों के मन पर उसका प्रभुत्व रहा है, राज रहा है। जबकि ऐसा माना था एक गाना भी लोग सुनते हैं भूल जाते हैं, लेकिन कितनी बड़ी बात है कि लता जी के जो गायकी है आज भी लोगों के दिल पर या लोगों के मन में या लोगों के सिर पर चढ़कर बोल रही है। आज भी जो उनकी जो गाने हैं लोगों के मस्तिष्क में बहुत दिनों तक बने रहते हैं। यह एक चमत्कार है जो हमारी आंखों के सामने है, क्योंकि ऐसे कलाकार शताब्दियों में, सैकड़ों वर्षों में एक बार पैदा होते हैं। हम सौभाग्यशाली हैं जो उन्हें देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं। तो लेखक ने बच्चों इस पूरे जो पाठ के माध्यम से हमें जो लता मंगेशकर जी हैं उनकी गायकी के बारे में, उनकी खूबियों के बारे में और उनकी कमियों के बारे में बेबाक हमारे सामने विस्तृत वर्णन किया है। बच्चों हम देखते हैं कि इस पाठ से जो संबंधित कुछ परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी प्रश्न हैं उनका हम थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं जो प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बच्चों हम पहला प्रश्न लेते हैं। इसमें लेखक ने पाठ में गानपन का उल्लेख किया है। पाठ के संदर्भ में स्पष्ट करते हुए बताएं कि आपके विचार में इसे प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के अभ्यास की आवश्यकता होती है। बच्चों इसमें गानपन का अर्थ होता है गाने से मिलने वाली मिठास और मस्ती। जिस प्रकार मनुष्यता नामक गुणधर्म होने के कारण हम उसे मनुष्य कहते हैं, अगर मनुष्यता नहीं तो मनुष्य नहीं है, उसी प्रकार गीत में गानपन होने पर ही उसे संगीत या गीत कहा जा सकता है। लता के गानों में 100% गानपन मौजूद है तथा यही उनकी लोकप्रियता का आधार भी है, क्योंकि उनमें यही उनकी जो गानों में खासियत है, खूबियाँ हैं। गानों में गानपन प्राप्त करने के लिए नाद में उच्चार करके गाने की अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है। ऊंचे ऊंचे स्वरों में उसके अभ्यास किया जाता है, रियाज किया जाता है। गायक को स्वरों के उचित ज्ञान के साथ उसकी आवाज़ में स्पष्टता होनी चाहिए या निर्मलता भी होनी चाहिए। रसों के अनुसार उसमें लय, आघात और सुलभता होनी चाहिए कि कहाँ उसमें आघात देना, कहाँ उसमें बल देना शब्दों पर। श्रोताओं को आनंदित करने के लिए स्वर, लय व अर्थ का संगम होना जरूरी है। तीनों की त्रिवेणी है, इनका जो संगम है, सामंजस्य होना जरूरी है। रागों की शुद्धता पर जोर ना देकर गाने को मिठास व स्वाभाविकता के साथ गाया जाना चाहिए, तभी आपके गाने में गानपन जो है वो उत्पन्न हो पाएगा। बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। लेखक ने लता की गायकी की किन विशेषताओं को उजागर किया है, सामने लाया है। आपको लता की गायकी में कौन सी विशेषताएं नजर आती हैं, उदाहरण सहित बताइए। बच्चों इसमें लेखक कहते हैं कि लेखक ने लता की गायकी की निम्नलिखित विशेषताओं को हमारे सामने उस पर जो प्रस्तुत किया है। उनकी गायकी में सुरीलापन है, स्वरों की निर्मलता है, कोमलता और मुक्ता है, नाद में उच्चार है, अर्थात उनके गीत के किन्हीं दो शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप द्वारा सुंदर रीति से भरा रहता है। उनके दो स्वर हैं, एक दूसरे से मिले हुए, विलीन होते हुए प्रतीत होते हैं, उनमें कहीं अलगाव नहीं दिखाई पड़ता है, ब्रेक कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। शास्त्र शुद्धता, उनके गीतों में स्वर, लय व शब्दार्थ का संगम है, शास्त्रों के साथ भी वो शुद्ध हैं, तथा उनमें रंजकता भी है, मनोरंजन करने की क्षमता भी है लोगों का। उन्होंने भक्ति, देश प्रेम, श्रृंगार आदि और विरह, जुदाई आदि हर भाव के गीत गाए हैं। उनका हर गीत लोगों के मन को छू लेता है। वे गंभीर या अनहद गीतों को सहजता से गा लेती हैं, गुंजायमान गीतों को गा लेती हैं। एक तरफ ए मेरे वतन के लोगों गीत से सारा देश भावुक हो उठता है, करुण रस की उत्पत्ति हो जाती है, और दूसरी तरफ दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे गीत से फिल्म के अल्लड़ गीत युवाओं को मस्त करते हैं, उनमें श्रृंगार रस का जो बहाव है वो उत्पन्न करते हैं। वास्तव में गायकी के क्षेत्र में लता जी सर्वश्रेष्ठ हैं, उनका कोई अतुलनीय है, उनकी कोई तुलना नहीं कह सकती है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों। लता ने करुण रस के गानों के साथ न्याय नहीं किया है, जबकि श्रृंगार पर गाने बड़ी उत्कटता से गाती हैं। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत है? ये कथन है वो लेखक या संगीतज्ञ जो कुमार गंधर्व जी का कथन है, इससे आप कहाँ तक सहमत हैं?
बच्चों जो लेखक हैं वो एक संगीतज्ञ की दृष्टि से कुमार गंधर्व की टिप्पणी सही हो सकती है, परंतु हम इस कथन से सहमत नहीं हो सकते हैं। लता ने करुणरस के गाने बड़ी उत्कटता से साथ गाए हैं। उनके गीतों में मार्मिकता है और करुणा छलकती भी है। करुणरस के गाने आम मनुष्य से सीधे नहीं जुड़ते। जनरली लोग ऐसे गाने सुनना पसंद करते हैं जो उनमें प्रसन्नता का संचार करें, लेकिन लता ने करुणरस के गानों को भी बहुत सहजता के साथ और बड़ी प्रभावी रूप से गाया है। लता के करुणरस के गाने हैं उनको सुनकर के मन भावुक उठता है। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, ये गाना आम जो हिंदुस्तानी उनके मन में करुणरस के व्यक्ति करता है। इसी पे उनको इस गीत को सुन करके हमारे देश के तात्कालिक प्रधानमंत्री हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, उनकी आंखें भी सजल हो उठी थी, वो भावुक हो गए थे। इसी प्रकार उनकी एक फिल्म थी रुदाली, उनमें जो गाना था दिल हूम हूम करे, ये गाना था, उसको सुन करके हमारे अंदर करुणरस जो है वो व्याप्त हो जाता है। वो उस गाने की पंक्तियाँ हमारे हृदय को जैसे चुभ सी जाती हैं, हमारे हृदय में प्रवेश कर जाती हैं। तो ऐसा कहना कि उन्होंने करुणरस के गाने नहीं गाए ये सही नहीं है। उनका एक और गीत ओ बाबुल प्यारे बोले पायल की छम छम निस दिन तुझे बुलाए, इस प्रकार उनका जो गाना है, इस गाने से भी करुणरस की व्यक्ति होती है। वो ये जो गीत है ओ बाबुल प्यारे, ये गीत है नारी मन की पीड़ा को उन्होंने कितनी सहजता के साथ अभिव्यक्त किया है। अतः यह कहना सही नहीं होगा कि लता ने करुणरस के गानों के साथ में या गीतों के साथ में न्याय नहीं किया है। हम लेखक की इस टिप्पणी से बिल्कुल सहमत नहीं है। बच्चों हम अगला प्रश्न देखते हैं। संगीत का क्षेत्र विस्तीर्ण है, फैला हुआ है, वहाँ अब तक अलक्षित जो ना दिखाई दिया है, असंशोधित जिसको हम नहीं देख पाए, जिसको हमें अभी तक उसकी खोज नहीं कर पाए, और अदृष्टिपूर्व ऐसा खूब बड़ा प्रांत है, तथापि बड़े जोश से इसकी खोज और उपयोग चित्रपट के लोग करते आ रहे हैं। इस कथन को वर्तमान फिल्मी संगीत के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। प्रश्न का आशय है कि ऐसे अनेक राज्य हैं, ऐसे अनेक प्रदेश हैं जहाँ के संगीत का प्रचार प्रसार नहीं हो पाया है, लेकिन फिल्मी संगीत के लोग लगातार इस खोज में लगे हुए हैं। तो इसके संदर्भ में अपनी टिप्पणी हमको करनी है। बच्चों यह सही है कि संगीत का क्षेत्र बहुत विशाल है, इसमें अनेक संभावनाएं छिपी हुई हैं। यह ऐसा क्षेत्र है जहाँ हर रोज नए स्वर, नए यंत्रों और नए तालों का प्रयोग किया जाता है। चित्रपट संगीत आम व्यक्ति का संगीत है, आम लोगों का संगीत है। इसमें लोगों को सुर, ताल, लय और भावों को समझने की समझ दी है। आज ये शास्त्रीय संगीत का सहारा भी ले रहा है, उसको फ्यूजन भी कर रहा है। दूसरी तरफ लोकगीतों को बड़े स्तर पर अपना भी रहा है। संगीतकारों ने पंजाबी लोकगीत हैं, राजस्थानी हैं, पहाड़ी हैं, या जो खेती वाले जो गीत हैं उनका प्रयोग किया है, फिल्मों में उनको प्रस्तुत किया है। वेस्टर्न स्टाइल के संगीत हैं, उनको लोकगीत के साथ उनका फ्यूजन करके, उनका मेल करके कभी तेज संगीत को, कभी मंद संगीत लोगों को मदहोश कर रहा है, लोगों को मस्त बना रहा है। लेकिन इस तरह के जो फिल्मी संगीत हैं, जो संगीतकार हैं वो नित्य नए प्रयोग कर रहे हैं, और ऐसा बहुत सारा संगीत हमारे अलग अलग राज्यों में उपस्थित, जिनका प्रचार प्रसार नहीं हो पाया, क्योंकि संगीत की कोई सीमा नहीं है। लेकिन फिल्मी संगीत जो संगीतकार हैं लगातार इस प्रयास में हैं कि आम जनता को उन संगीतों से परिचित कराया जाए, उन गीतों की धुनों से परिचित कराया जाए। बच्चों अगला प्रश्न है, चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं। अक्सर यह आरोप लगाया जा रहा है। इस संदर्भ में कुमार गंधर्व की राय और अपनी राय, आपकी राय क्या है, दोनों आपको स्पष्ट करनी है। बच्चों कुमार गंधर्व जो शास्त्रीय संगीतज्ञों के आरोप कि फिल्मी संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं, इस आरोप को सिरे से नकारते हैं, खारिज करते हैं। वे मानते हैं कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़े नहीं हैं, बल्कि सुधारे हैं, उनके अंदर संगीत के प्रति अभिरुचि उत्पन्न की है। इसके कारण लोगों को सुरीलेपन की समझ हो रही है, उन्हें तरह तरह की लय सुनाई दे रही है, आम आदमी को लय की सूक्ष्मता की समझ आ रही है। इसने आम आदमी में संगीत विषयक अभिरुचि को पैदा किया है। लेखक ने लोगों का शास्त्रीय संगीत को देखने और समझने में जो उनका दृष्टिकोण बदल रहा है, नज़रिया बदल रहा है, देखने का जो उनका जो अप्रोच थी वो बदल रही है, उसका श्रेय लता के चित्रपट संगीत को दिया है। चित्रपट संगीत पर हमारी राय कुछ थोड़ी सी अलग है। आज के ज़माने में देखा जाए, पुराने ज़माने के जो फिल्मी संगीत थे उन्होंने संगीत को सुरीलापन दिया था, परंतु आज का संगीत जो है थोड़ा सा तनाव पैदा करने वाला है। आज गानों से ज़्यादा धुनों में, शोर शराबे पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। अब गानों में अश्लीलता बढ़ गई है।
एब्सर्डनेस आ गई है, कान फोड़े संगीत का फैलाव हो रहा है, धुनों में ताजगी नहीं है, लोग रेपिटेशन कर रहे हैं, धुनें चुरा रहे हैं। आज चित्रपट संगीत है तेज भागती जिंदगी की तरह हो गया है, जबकि संगीत एक ठहरा हुआ होना चाहिए, मन को सुकून और तसल्ली देने वाला होना चाहिए। यही कारण है कि पहले के जो गीत और संगीत थे बहुत दिनों तक याद रहते थे। आज भी हम पहले के पुराने गीतों को गुनगुनाते हैं, लेकिन आज के जो गीत आते हैं चलते हैं और थोड़े से प्रचार होता है उनका और बाद में गायब हो जाते हैं, क्योंकि उनमें जो गानपन होना चाहिए वो गानपन उनमें उपलब्ध नहीं होता है। बच्चों अगला प्रश्न है, शास्त्रीय एवं चित्रपट दोनों तरह के संगीतों के महत्व का आधार क्या होना चाहिए? कुमार गंधर्व की इस संबंध में क्या राय है और आप स्वयं क्या सोचते हैं? हमको इस बारे में उत्तर देना है। बच्चों कुमार गंधर्व का स्पष्ट मत है कि शास्त्रीय संगीत हो या चित्रपट संगीत, वही संगीत महत्वपूर्ण माना जाएगा जो रसिकों और श्रोताओं को अधिक आनंदित कर सकेगा। अगर शास्त्रीय संगीत अधिक आनंदित करेगा तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार अगर फिल्मी संगीत ज़्यादा आनंदित कर रहा है तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोनों प्रकार के संगीतों का मूल आधार होना चाहिए रंजकता, लोगों के मनोरंजन करने की क्षमता। इस बात का महत्व होना चाहिए कि रसिक को आनंद देने का सामर्थ्य किस गाने में कितना है, क्या वो शास्त्रीय संगीत में है, क्या वो फिल्मी संगीत में। यदि शास्त्रीय संगीत में रंजकता नहीं है, लोगों के मनोरंजन करने की क्षमता नहीं है, तो वो बिल्कुल नीरस हो जाएगा, उबाऊ हो जाएगा, अनाकर्षक लगेगा, उसमें कुछ कमी सी लगेगी। गाने में गानपन का होना आवश्यक है, मस्ती होनी आवश्यक है, लोगों को प्रभावित करने की क्षमता होना आवश्यक है। गाने की सारी मिठास, सारी ताकत उसकी रंजकता पर अविलंबित रहती है, बेस्ड होती है, आधारित होती है। और रंजकता का जो मर्म है रसिक वर्ग के समक्ष कैसे प्रस्तुत किया जाए, किस रीति से उसकी बैठक बिठाई जाए, श्रोताओं से कैसे सुसंवाद साधा जाए, उसमें इसमें निर्भर करता है कि हम उस गाने को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, श्रोता के समक्ष कैसे हम किस प्रकार हम गा रहे हैं, कौन सी शैली का प्रयोग कर रहे हैं। अतः लेखक का मत बिल्कुल स्पष्ट है और हमारी राय भी उनके समान ही है। हम भी ऐसा ही मानते हैं कि संगीत वही प्रभावशाली है जो लोगों का मनोरंजन कर सके। बच्चों उम्मीद है बच्चों कि इस वीडियो के माध्यम से जो मैंने आपको इस पाठ जो है जो भारतीय गायकों में बेजोड़ लता मंगेशकर का के जो पाठ का जो आपको आशय स्पष्ट किया है, इसके प्रश्नोत्तरों को लिया है और विभिन्न प्रकार की जो उपयोगी जानकारियाँ उपलब्ध करवाई है वो आपके लिए उपयोगी साबित होंगी। उम्मीद है बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।